गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मा बजट। इससे पहले हम ऊष्मा संतुलन के बारे में बात कर चुके हैं, विकिरण विसरण, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम इसी वजह से पहले टॉपिक पढ़ाया था, जिससे आपको बजट के बारे में जानकारी हो। देखिए, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो लघु तरंगों के रूप में हमारे धरातल पर आती हैं और दीर्घ तरंगों के रूप में वो परावर्तित मतलब उल्टी वापस लौट जाए। परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। ये प्रक्रिया जो होती है इस डायग्राम में अगर हम देखें ध्यान से, तो ये सूर्य है हमारा और सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो आ रही हैं लघु तरंगों के रूप में। ठीक है, ये लघु तरंगें जब हमारे धरातल पे पहुंचती हैं तो जब आती हैं तो ये कैसी होती है? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसमें से पार होके कोई भी चीज़ धरातल पर हमारे तक पहुंच जाए। आने का समय जो होता है वो होता है 8 मिनट 16 सेकंड का तकरीबन टाइम लगता है, लेकिन हम लोग उसे पूर्णांक की बात करें तो 8 मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से जब हम बात करते हैं तो अगला जो प्रक्रिया हमारी काम करती है वो है हमारी वायुमंडल द्वारा। क्या होता है? जब ये प्रवेश करती है हमारे वायुमंडल में तभी तो धरातल पे पहुँचेंगी। वायुमंडल में देखिए बादल जो होते हैं, बादल वो क्या करते हैं? 27% जो ऊष्मा है उसको लेते हैं, धवलता श्विति कहते हैं। 6% जो होती है सीधे धरातल, 2% सीधे धरातल से आ जाती है और 6% चली जाती है प्रकीर्णन के माध्यम से। देखिए, इसको चार्ट से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं चार्ट में जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि हमारा कहाँ पे कितने प्रतिशत काम करेगा। 14 + 34 48 जो हमारे वायुमंडल में आ रही है। देखिए, सूर्य से हमें 100% प्राप्त होती है, लेकिन इस 100% में से पूरा 100% अगर धरातल पर रह जाए तो हमारी पृथ्वी जल जाएगी। तो एक संतुलन बना हुआ है कि जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना रहता है, बाकी का सारा ताप जो है वो वापस परावर्तित हो जाता है। तो बादलों से जो परावर्तन होता है वो होता है 27%, प्रकीर्णन द्वारा 6, और धरातल से सीधे जो वापस सीधे वापस लौट जाता है वो होता है 2%। तो परावर्तित ऊष्मा जो लघु तरंगों के रूप में होती है वो कुल होती है 35%। इसे कहते हैं एल्बिडो। मैं एल्बिडो बताऊंगी। एल्बिडो क्या होता है, जिसे हिंदी में धवलता भी कहते हैं, श्वति भी कहते हैं। ये कई नामों से जानी जाती है, लेकिन हम बेसिकली जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो वर्ड है हमारा एल्बिडो। अब हमारा 100 में से देखिए 35% तो यही निकल गया। अब कितना बचा है हमारे पास? शेष 65%। अब वो किन के द्वारा अवशोषित मतलब अपने अंदर रोक लिया जाता है? तो बादलों द्वारा। मैंने जब आपको वायुमंडल की संरचना बताई थी, तो वायुमंडल की संरचना में कई कारक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया करते हैं वो होती हैं गैसें, जलवाष्प, धूल के कण। मैं आपको मेंशन किए तो वो वही सारी चीज़ें क्या करेंगी? इस ताप को रोकेंगी। तो बादलों व गैसों द्वारा 14% होता है और बचा हुआ सीधे कहाँ पहुँच जाए? धरातल पर। अब ये 51% के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो विसरण द्वारा और 34% धरातल द्वारा ग्रहण किया जाता है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से। अब पार्थिव विकिरण द्वारा सौर ताप जो आया था अब वो लौटेगा। मैंने कहा था ना, नहीं लौटेगा तो पृथ्वी जल जाएगी। तो जब वो लौटता है तो कैसे लौटता है? सीधी पार्थिव विकिरण है जो डायरेक्ट 17%, संवहन ऊष्मा विक्षोभ द्वारा जो हवाएं चलती ना, संवहन हवा, उनके माध्यम से 9%। वाष्पीकरण, देखिए वाष्पीकरण कैसा होता है? जहाँ पानी होगा वहाँ जल गर्म होगा, भाप बन के उड़ेगा, तो वो भी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। पार्थिव विकिरणों द्वारा 6% जो सीधे लौट रही हैं। तो ये एक बजट की प्रक्रिया है कि 100% में से 35 तो स्टार्टिंग में ही हो गया, एल्बिडो जो प्रक्रिया काम करी। 65 में से भी उसके पार्ट्स कर दिए कि पेड़ पौधे क्या लेते हैं, गैसों के माध्यम से, धूल कणों के माध्यम से ये प्रक्रिया कैसे कार्य करती है। तो प्रॉपरली अगर बात करें ना तो यही चार्ट इम्पॉर्टेंट है। बस इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ाते हैं, और आपके जो बुक है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही नहीं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सूर्य ताप मैंने कहा था लघु तरंगों व पार्थिव विकिरण कहते हैं जो वापस लौट रही हैं। दीर्घ तरंगों के मध्य संतुलन को ही हम कहते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ऐसा नहीं है कोई चीज़ ज़्यादा कोई कम हो, वो पृथ्वी अपने आप ही हर चीज़ का संतुलन बनाए हुए है, और उस संतुलन के बने होने से ही हमारी पृथ्वी पे जो जैविक अजैविक क्रियाएँ होती हैं वो सारी काम करती हैं। यदि सौर विकिरणों की 100 इकाइयाँ वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तथा इनमें से 35%, ये जो 35 इकाइयाँ हैं
वो 27 + 6 + 2 मैंने आपको रेशो बताया ना, बादलों द्वारा 2% सीधे धरातल द्वारा, और इनके माध्यम से धरातल को प्राप्त होने से पहले ही परावर्तित हो जाती है, मतलब धरातल पे नहीं पहुंची हैं, धरातल पे पहुंचने से पहले ही वो अंतरिक्ष में वापस लौट जाती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो। मैंने कहा था ना, एल्बिडो समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा का जितना भाग परावर्तित हो जाता है उसे ही एल्बिडो, धवलता, श्विति या प्रत्यावर्तता कहते हैं। तो इसके मैनी नेम्स हो गए, बहुत सारे नाम हैं। तो आपको जैसे एल्बिडो आप बेसिकली ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एल्बिडो, लेकिन अभी जो रिसेंटली शब्द यूज़ किया गया है वो श्विति किया गया है, तो आप इन सभी शब्दों को ध्यान रखेंगे। अब पृथ्वी का एल्बिडो मतलब धरातल तक ना पहुँच के वो डायरेक्ट जो लौट रही हैं, 27 इकाइयाँ बादलों की सतह से ही लौट जाती हैं, 6 इकाइयाँ वायुमंडल के धूलकण जलवाष्प के द्वारा प्रकीर्णन लौटा दी जाती हैं, और 2 इकाइयाँ धरातल से जो हिमाच्छादित क्षेत्र है। देखो हिमाच्छादित क्षेत्र में अगर ताप को वो ले लेंगे तो क्या होगा? बर्फ़ पिघल जाएगी, लेकिन बर्फ़ तो पिघल ही नहीं है, बर्फ़ तो बर्फ़ की तरह, इस वजह से क्योंकि वो पूरी तरह जो ताप आ रहा है उसको क्या कर दे रही है? वापस कर दे रही है। तो टोटल इकाइयाँ हो गई हमारी 35। पृथ्वी का औसतन एल्बिडो, ये बहुत अच्छा जीके का क्वेश्चन है, कितना है? 29 से 34 के मध्य रहता है। इसमें उतार चढ़ाव बना रहता है, सर्दियों में कुछ होता है, गर्मियों में कभी कुछ हो जाता है। ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति पर भी कई बार निर्भर करता है। एल्बिडो धरातलीय प्रकृति से सर्वाधिक प्रभावित होता है, अर्थात प्रत्यावर्ती ऊर्जा प्राप्त करने वाली सतह के गुणों पर निर्भर। की सतह कैसी है? जलीय सतह है, धरातलीय सतह है, या बर्फ़ की सतह है, उस पर ये डिपेंड करता है। यह सतह कई प्रकार की हो सकती है, जैसे हिमाच्छादित, मेघाच्छादित, जल की, वनस्पति का आवरण। हर जगह हर एक चीज़ का ताप अवशोषण करने की क्षमता अलग होती है, ताप परावर्तित करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो जब अलग अलग होगी तो उस जगह का हमें टेम्परेचर भी क्या अलग अलग प्राप्त होगा। जैसे अगर मान लीजिए सतह की हम बात करें, एल्बिडो कितना जा रहा है, लौट रहा है। मिट्टी, काली मिट्टी की बात करें, आर्द्र होती है तो 0.05%, बलुई रेतीली मिट्टी से 0.40% हो जाती है, बल्कि 40% ही तकरीबन हो जाती है। कृषि फसलों वाले क्षेत्र से 18 से 25% ताप परावर्तित हो जाता है। वनस्पति क्षेत्र से 5 से 20%। घास हुई, जैसे छोटी घास है या लंबी घास है, जैसे ना स्टेपी घास, सवाना घास, प्रेरीज घास, ऐसी तरीके से छोटी और लंबी घास की बात करें तो जो छोटी घास होती है वो 26% और लंबी घास 16% करती है। हिम से बात करें, हिम भी ताज़ा और ठोस होता है, ताज़ा से तो 95% रिटर्न हो जाएगी, और जो पुरानी होती है उससे 40% ताप वापस हो जाता है। एल्बिडो धरातल की प्रकृति के साथ साथ सूर्य और पृथ्वी की सतह के बीच सौर विकिरणों के आपतन कोण से भी नियंत्रित होता है, अर्थात जब सूर्य की किरणें लंबवत मतलब आपतन कोण अधिक होगा। लंबवत का मतलब मान लीजिए विषुवत रेखा पे सीधी आ रही हैं, हम बात करें विषुवत, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब पे ये हमारी विषुवत रेखा है। यहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी आ रही हैं तो ताप ज़्यादा प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ जलीय स्थिति ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, संघनन होता है, बारिश हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था ना, जितना भी हो 90 में से माइनस कर दो, 90 में से 0 माइनस करेंगे तो 90 ही आएगा। 90 का मतलब पूरी तरह ताप प्राप्त हो रहा है। 90 में से 23.5 कर्क रेखा वाली स्थिति के तो हमारे पास 66.5। तो ये आपतन कोण निकालने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। सूर्य की जो आपतन कोण होता है वो कैसा होता है? जब किरणें कैसी होती है? लंबवत। तो प्रत्यावर्तिता, एल्बिडो क्या होगा? कम। इनमें दोनों में विपरीत संबंध होता है। जब आपतन कोण अधिक होगा तो एल्बिडो न्यूनतम होगा, और अगर एल्बिडो अधिकतम होगा तो क्या होगा? आपतन कोण कम होगा। आपतन कोण के कम होने पे एल्बिडो अधिकतम होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य की किरणों के आपतन कोण व एल्बिडो में विलोमता की स्थिति होती है, विपरीत संबंध होता है। सौर विकिरणों की 35 इकाइयों के परावर्तन के 14 सौर विकिरणों का ओजोन गैस होती है, ओजोन पर O2 व जलवाष्प द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तथा शेष 51 इकाइयाँ पृथ्वी की सतह को प्राप्त होती है, जहाँ हम रहते हैं, धरातल, जिसमें से 17 इकाइयाँ प्रकाश के विसरण द्वारा व 34 इकाइयाँ प्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होती हैं।
तो एक प्रक्रिया है एल्बिडो की, और एल्बिडो का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है सूर्य के ताप के धरातल पे संतुलन बनाने में। ठीक है, विसरण की बात करें, जब अदृश्य धूल कणों का व्यास विकिरण तरंगों मतलब लघु तरंगों से बड़ा होता है, तो इस प्रक्रिया से प्रकाश का परावर्तन व विसरण होता है। विसरण से ही डे लाइट, जो हमें शाम के समय कहते हैं ना नारंगी नारंगी हो रहा है, संध्या प्रकाश दिखाई देता है। धरातल को प्राप्त होने वाली 51 इकाइयों में संतुलन की प्रक्रिया पार्थिव विकिरणों के रूप में निष्कासन से होती है, अर्थात 51 इकाइयों में से 17 इकाइयाँ दीर्घ तरंगों के रूप में सीधे अंतरिक्ष में जाती हैं, तथा शेष 34 इकाइयाँ, 34 का भी डिवाइडेशन है, 19 वाष्पीकरण की ऊष्मा द्वारा, 9 संवहन व ऊष्मा विक्षोभ द्वारा और 6 प्रभावी विकिरण द्वारा वायुमंडल को वापस लौटा दी जाती हैं, जिसमें पृथ्वी की सतह का ऊष्मा संतुलन बना रहता है। वायुमंडल 14 इकाइयाँ हैं, जिसमें से सौर विकिरण लघु तरंगों से और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरणों से, तो कुल हो गई 48% को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और इन 48 इकाइयों को वायुमंडल अंतरिक्ष में भेज देता है, जिससे वायुमंडल का संतुलन बना। अगर ये रह जाएगा तो मैंने कहा ना पृथ्वी जल जाएगी, इसलिए जो आया है उसमें से जब तक वापस नहीं जाएगा तो एक संतुलन की प्रक्रिया कार्य नहीं करेगी। तो ये जो हमारा एक छोटे तरीके से मैंने आपको समझाया कि पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, जो संतुलन है, वो किस प्रक्रिया से काम करता है।